स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट हम किस प्रकार बनाएं आपको बता चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं। तो बिना देर किए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पर आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान क्या है। उसके बाद से हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे और आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वह यही है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, लिया है, दिया है, गया है आदि ऐसे शब्द यदि वाक्यों के अंत में आते हैं तो वह जो वाक्य होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा और इसमें जो कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण हो चुकने का पता चलता है। अर्थात ऐसे वाक्य हमें यह बताते हैं कि वह जो काम था वह थोड़े पहले ही कार्य समाप्त हो चुके हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वाक्यों के अंत में ही क्या आते हैं, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो ऐसे शब्द वाक्यों के अंत में आपको मिलते हैं। जैसा एग्जांपल देखिए, वह अपना काम कर चुका है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। तो देखिए जी, जो दोनों वाक्य हैं इन वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुका हूं वाक्यों के अंत में आपको मिले हैं। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान यही है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, लिया है, दिया है या गया हो यदि ऐसे शब्द आपको वाक्यों के अंत में मिलते हैं तो वह जो वाक्य है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। तो अभी तक हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान हम कैसे किए हैं। तो अभी तक हमने पहचान जाना, अब जानिए कि जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके वाक्यों का ट्रांसलेट हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, हर टेंस का ट्रांसलेट बनाने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को याद में रखना होता है, जिसमें से पहला पॉइंट यही है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं और इस वाक्यों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। पहला है कि जो अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो ही हो गया, सी, इट तथा कोई नाम। ये जो है क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, के साथ हैज का प्रयोग करते हैं।
यह रूल नंबर पहला है। रूल नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के लिए हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल क्या है कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यह जो है 3 रूल को आप याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्यों। तो देखिए, जो सकारात्मक वाक्य है इसका ट्रांसलेट बनाने के लिए जो फार्मूला है, आप उन फार्मूले को भी याद रखिए। तो जो सकारात्मक वाक्य का फार्मूला है वह यही है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा होता है हैज या हैव का प्रयोग। उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद से हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज या हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट से ही डिसाइड करते हैं कि हमें हैज का प्रयोग करना है या हैव का। तो हमने आपको इस रूल में ही बता दिए कि कब हमें हैज का प्रयोग करना है और कब हमें हैव का प्रयोग करना है। अब इसका प्रयोग करने के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पलों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला जो एग्जाम्पल यही है जो हम यहाँ आपको यहाँ बताएं कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो इसी का ट्रांसलेट यदि हम बनाएं तो देखिए क्या बनेगा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। यही है कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो देखिए, इसका ट्रांसलेट बनाने से पहले हमें क्या याद रहना चाहिए? इस फार्मूला हमें याद रहना चाहिए, और फार्मूला याद रहने के साथ साथ हमें इस जो यह 3 रूल है इसे भी याद रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? मैं। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। तो देखिए, सबसे पहले हमने प्रयोग किया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या प्रयोग करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज या हैव। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हैज, हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। क्या माना? आई हैव। ठीक, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब, मेन वर्ब जो है हमारा उसकी थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे जो हमारा
मेन वर्ब क्या है, याद करना। तो याद के लिए क्या होता है, लर्न, और लर्न का ही थर्ड फॉर्म हमें क्या होता है, लर्नड। क्या होता है, लर्नड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी हमने लिख लिया। अब हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या है, अपना पार्ट। अपना के लिए क्या होगा यहाँ पर प्रयोग, आई के साथ, अपना के लिए माई का प्रयोग होता है। तो माई हो गया अपना के लिए, उसके बाद पार्ट का क्या होता है, लेसन। और अंत में फुल स्टॉप। तो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो यह जो है हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल। ठीक इसी प्रकार से हम बनाएंगे दूसरे एग्जाम्पल को भी। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। क्या है हमारा वाक्य, वह अपना कार्य खत्म कर चुका है। तो इसका भी ट्रांसलेट बनाने से पहले हम क्या लिखते हैं, भी हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्योंकि उसके बाद से हमें क्या प्रयोग करना होता है, हैज या हैव का। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह क्या है, सिंगुलर है। तो ही हैज, ठीक। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका, तो यहाँ पे क्या है, खत्म करना हमारा क्या है, क्रिया। तो यहाँ पे खत्म करना, यानी खत्म के लिए क्या होता है स्पेलिंग, फिनिश। और फिनिश का जब हम थर्ड फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, फिनिश्ड। क्या होता है, फिनिश्ड। तो ही हैज फिनिश्ड अपना कार्य। तो ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हीज का। तो क्या हो गया, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। कार्य के लिए क्या होगा, वर्क, और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक उदाहरण, जिसका हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट अभी बनाया। सीखते हैं इन निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस अर्थात जो नकारात्मक वाक्य है उसका भी ट्रांसलेट बनाते समय हमें इन्हीं 3 नियमों का पालन करना होता है। उसमें भी हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें हैज का प्रयोग करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका भी जो हमें फार्मूला है, तो देखिए, जो निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो इसका जो फार्मूला है उसे भी आप लिख लीजिए। फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमें हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। उसके बाद से हमें तुरंत किसका प्रयोग करना होता है, नॉट का। उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। ठीक, तो यह जो है हमारा फार्मूला है निगेटिव सेंटेंस का। ठीक, तो अब हम सीखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, कुछ उदाहरणों से आप सीखिए कि हम इसका ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाएंगे। तो उदाहरण नंबर पहला है, वे यहाँ नहीं आए हैं। ठीक, यह जो हमारा उदाहरण हो गया, वे यहाँ नहीं आए हैं। इसका हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे की स्पेलिंग क्या होती है हमारा, दे।
ठीक, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग। तो जिसका हम चुना किसके आधार पे करते हैं, सब्जेक्ट के आधार पे। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं हम, नॉट का। इस वाक्य में नहीं है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। तो क्या बना, दे हैव नॉट। और यहाँ पे जो मेन वर्ब है क्या है, आना। आना की स्पेलिंग क्या होता है, कम। तो जो यहाँ पे कम है उस कम का हम किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का। तो जो कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है यह कम। ठीक, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम ही होता है। दे हैव नॉट कम, कहाँ नहीं आए, तो यहाँ के लिए क्या होता है, हियर। और अंत में फुल स्टॉप। क्या बना, दे हैव नॉट कम हियर। यह जो है उदाहरण नंबर 1। अब दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे उदाहरण को भी बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, सोनम खाना नहीं पकाई है। जो हमारा क्या है, दूसरा उदाहरण। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाषाण में ही इसकी जो पाषाण है क्या है, लिया भी है, दिया भी है और गया भी। तो अब हम बनाते हैं इसका ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सोनम। सोनम, उसके बाद से क्या हम प्रयोग करेंगे, जो सोनम है क्या है, नाम है। तो जब नाम होता है तो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्दी फॉर्म किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो सोनम हैज, और नहीं के लिए नॉट। तो सोनम हैज नॉट। और पकाना जो है हमारा क्या है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग हमें करना होता है। तो जो देखिए जो पकाना है उसका स्पेलिंग होता है हमें कुक, लेकिन हमें प्रयोग क्या करना है, थर्ड फॉर्म का। तो जो थर्ड फॉर्म होता है कुक का वो क्या होता है, कुकड। क्या होता है, कुकड। तो COOKED, कुक में ही क्या जोड़ देंगे, सिर्फ ईडी, तो हो जाएगा कुकड। तो सोनम हैज नॉट कुकड, क्या नहीं बनेगा, कुकड फूड। और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना हमारा, सोनम हैज नॉट कुकड फूड। तो यह जो है हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस का दूसरा उदाहरण। तो आशा करते हैं कि आपने सीख चुके होंगे कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे। तो चलिए आगे अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि यदि हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है तो सबसे पहले हम सब प्रश्न सूचक शब्द के स्पेलिंग को हम ट्रांसलेट बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कि जो हमारे जो प्रश्न सूचक शब्द है वाक्य के शुरू में आता है, और दूसरे टाइप का कि जो प्रश्न सूचक शब्द है वह वाक्यों के बीच में आता है। तो इस प्रकार जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका दो फार्मूला होता है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला फार्मूला है, तो फार्मूला लिखने से पहले आपको यह भी बता दें कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। फार्मूला लिखिए। जो फार्मूला पहला है वह यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैज या हैव, जो सब्जेक्ट के अनुसार हम चुनाव करते हैं। उसके बाद से होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट,
और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य होता है, तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह ना भूलें। तो फार्मूला नंबर 2, जो दूसरा फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद से होता है हमारा हैज या हैव, उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो दो प्रकार का जो फार्मूला होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो जो पहला फार्मूला है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तब हम जो पहला फार्मूला है उसका प्रयोग करते हैं, और दूसरे फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है, तब हम फार्मूले नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल देखा जाए, तो पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या सोनम खाना बना चुकी है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए इसका जब इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि फार्मूले नंबर 1 का प्रयोग होगा। और कैसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि हमें फार्मूले नंबर ही इस वाक्य का ट्रांसलेट बनाना है। ठीक, तो देखिए यह जो फार्मूला है क्या है, सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, उसका सब्जेक्ट, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले पता करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या सिंगुलर है या प्लूरल, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें हैज का प्रयोग करना है या हैव का। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह क्या है, एक नाम है, और जो नाम होता है वह क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैज। उसके बाद क्या होगा, सोनम हैज सोनम, हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर लिए, सब्जेक्ट भी लिख लिए। उसके बाद से क्या लिखना होता है हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना बनाना, तो बनाना के क्या होगा यहाँ पे, कुक। तो यह जो है हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें प्रयोग किसका करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, कुक्ड। ठीक, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, खाना की स्पेलिंग क्या होता है, फूड। तो हमारा ट्रांसलेट क्या बना, और अंत में प्रश्नवाचक ट्रांसलेट क्या बना, हैज सोनम कुक्ड फूड। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या सोनम खाना बना चुकी है। ठीक, उसी प्रकार से यदि दूसरा एग्जांपल देखा जाए, क्या वे जा चुके हैं। ठीक, अब इसका भी जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो किस फार्मूले पर, तो पहले फार्मूले पर ही। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, वे, और वे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, हैव दे, और जाना का क्या होता है स्पेलिंग, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो हो गया हैव दे गॉन, और अंत में क्या लगाना हमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यह जो है हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखते हैं कि जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है, तो उस समय हम फार्मूले नंबर 2 पर ट्रांसलेट बनाना होता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसका देखा जाए, पहला उदाहरण क्या है, यही कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। क्या ट्रांसलेट, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द है वो क्या आया है, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम किसका स्पेलिंग लिखेंगे, प्रश्न सूचक शब्द, अर्थात क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं।
तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। क्या होता है? वाई। ठीक, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करें? हैज की हैव? कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए यहाँ पे जो तुमने अर्थात जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव यू। देखिए इस वाक्य में हमने नहीं शब्द का भी यूज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जस्ट उसके बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। तो क्या हो जाएगा? नॉट। खाना है तो खाना के लिए क्या होता है? ईट। और ईट का हमें क्या प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? इटेन। क्या होता है? इटेन। इसके लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इसको याद कर लिए। तो वाई हैव यू नॉट ईटेन? क्या नहीं खाया? तो भोजन। भोजन के लिए क्या होगा? फूड। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट क्या बना? वाई हैव यू नॉट ईटेन फूड। देखिए इस वाक्य में हमने नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो इसलिए हम भूल करके। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग करके इस वाक्य को बना दिए और इस प्रकार के वाक्य को हम आगे सीखने वाले थे। ठीक है, तो यह जो है हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाएं। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वह सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ही आधारित। जो रूल और नियम हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ा है ठीक वही नियम और वही फार्मूला हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी लगेगा। सिर्फ अंतर एक चीज का होता है कि हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना रहता है। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण में बता चुके हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग कर दिए हैं? नॉट का प्रयोग किए। ठीक इसी प्रकार से हम किसका बनाएंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेंटेंस का हम जो फार्मूला है उसे लिख रहे हैं। वह फार्मूला यही है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। हैज हैव, उसके बाद से हमारा होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का। इसी से हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट और अंत में जो होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप प्रश्नवाचक चिन्ह को मत भूलिएगा। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा फार्मूला हो जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें भी क्या आएंगे? क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं बीच में भी आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से होता है हमारा हैज या हैव का प्रयोग। उसके बाद से होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का। उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट और अंत में होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह जो फार्मूला है आपने ऊपर पढ़ा, सिर्फ इसमें क्या बढ़ गया है? सब्जेक्ट के बाद नॉट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं था। तो देखिए अब हम जो इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है, क्या बच्चे नहीं सोए हैं? तो देखिए इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो फर्स्ट फार्मूले पर ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है वाक्य के शुरू में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम किससे पता करते हैं? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो हैव द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन और सब्जेक्ट के बाद हमें किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे किसका? नॉट।
तो हैव द चिल्ड्रेन नॉट, और सोना का स्पेलिंग क्या होता है? स्लीप। सोने का स्पेलिंग क्या होता है? स्लीप। और स्लीप का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्लेप्ट। स्लेप्ट। स्लेप्ट के बाद क्या लगाएंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ट्रांसलेट बना? हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लेप्ट। ठीक, तो देखिए इसमें हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। ठीक, उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। सेम वही है, इसमें क्या हुआ है? सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर दिए हैं, तो यह जो है हमारे किस में आ गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। इसी का यही जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।